क्लास नाइन्थ। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास नाइन्थ के लिए होने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आइए। जी हाँ, तो आज हम लेकर के आए हैं वही सारे सवालों को जो आपके होने वाली परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ वाले बच्चों का हम टोटल 40 क्वेश्चन को करवाएंगे और आप इसमें देखना कि इस 40 में से आप कितना उत्तर कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यही आप लोग का कमेंट बॉक्स से हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी कहां तक है। उसके बाद फिर आप लोग का जो वीडियो आएगा क्लास नाइन्थ के लिए हमारे इसी चैनल मिशन 2 पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा ले ताकि आपकी तैयारी को बेहतर से मैं बेहतरीन बना सकूं। तो आइए सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर बिना लेट किए हुए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्या लिखा है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि दूध है ना, दूध है, मिल्क इज द्रव, ठोस, गैस, है ना। आपको बताना है कि दूध क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है या फिर मेरे प्यारे बच्चों बेस है, तो बताना है। तो दूध जो है आपका किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। दूध क्या है, एक द्रव है। क्या लिखोगे कि दूध जो है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये द्रव है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, दूसरा नंबर, गैस के कणों के, है ना, क्या है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है ना। आप पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। मैंने आपको बताया कई बार कि पदार्थ की जो है कितने अवस्था होती है, बोले सर 3 अवस्था होती है। एक ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक गैस होता है ना। ये 3 अवस्था होती है। तो इसमें से अगर हम देखें तो गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, ठोस के जो कण होते हैं काफी सटे सटे होते हैं, काफी सटे सटे, तो आकर्षण बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, द्रव में क्या होता है, मीडियम में होता है। क्या होता है इसमें, मीडियम में होता है। लेकिन गैस के जो कण होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका आकर्षण बल जो होता है, खिंचाव वाला जो बल होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अब एग्जाम में अगर आ जाए कि किस अवस्था में कणों का आकर्षण बल ज्यादा होता है, तो लिख देना ठोस, और किस अवस्था में कणों के आकर्षण बल कम होता है तो लिख देना गैस। समझ में आ गया? बोले यस सर क्लियर है। ठीक है, यहां पर 40 क्वेश्चन सिर्फ नहीं बच्चों, आपको 40 दुनिया 80 क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे रिलेटेड और भी प्रश्नों को आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलो इसका तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है, क्योंकि, है ना, आप बर्फ का टुकड़ा देखेंगे तो अगर पानी में उसको रख देंगे तो वो तैरते रहेगा, डिचुक 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 डिचुक। कैसे तैरेगा? यह जल से भारी होता है। अरे भारी होगा तो डूब जाएगा ना। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है, समान होगा तो भाई नहीं। बर्फ जल से जो होता है वो हल्का होता है, इसी कारण से वो क्या होता है, उसमें तैरता है। आगे बढ़ते हैं, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। अगर हम गैस को क्या करें कि उसको गर्म करें, हिट करें, है ना, उसको गर्म करे तो उसका आयतन हमेशा क्या होगा बताओ, बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा, मतलब नो चेंजेस। अपवर्तित का मतलब नो चेंजेस, है ना, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो गैस को अगर हम जैसे ही गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, आयतन उसका जो होगा वो बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है ना। बताना बच्चों कि कौन सा क्लोथ जो है कंफर्टेबल है ना, कब के लिए, समर वेकेशन के लिए, समर सीजन के लिए, है ना, समर सीजन के लिए कौन सा कपड़ा सबसे है। तो बच्चा से बचपन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, मम्मी कहती है कि बाबू गर्मी आ गई, सूती कपड़ा पहनो, तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सूती, है ना, क्या हो जाएगा, कॉटन। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल कि प्रोटॉन कण होते हैं, है ना, प्रोटॉन जो होते हैं वो कण होते हैं, क्या होते हैं, धन आवेशित, ऋण आवेशित, आवेशहीन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी परमाणु में नाभिक में, है ना, कोई भी परमाणु के नाभिक में जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन जो होता है वो धन होता है, याद रखेगा, प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है, आवेशहीन होता है, ना पॉजिटिव, है ना नेगेटिव। याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेगा, है ना। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव, ऐसा समझ लो। प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन ऋणात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है, अच्छा एक मिनट मैंने यहां गलत बता दिया, रुको 1 मिनट, है ना। प्रोटॉन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों प्लस होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेशहीन होता है है ना, आवेशहीन होता है, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन का अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये आपका नेगेटिव होता है बच्चों, याद रखना इस चीज को,
ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चारों साइड घूमते रहता है। यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रोटॉन के कण क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो ये धन आवेशित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अच्छा, यही क्वेश्चन को अगर बोल देता कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं तो लिख देना नेगेटिव, क्या हो जाता है, नेगेटिव। अगर बोल देता इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन क्या होते हैं तो लिख देता आवेशहीन। कितना आसान है भाई, कितना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, परमाणु के नाभिक में मेरे प्यारे बच्चों दो चीजें होती है ना। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस मेरे प्यारे बच्चों इसमें से कौन है। देखो अक्रिय गैस वही गैस होता है मेरे प्यारे बच्चों जो क्या होता है ना, जो क्या होता है, ये इसका जो अष्टक होता है पूरा होता है, मतलब इसका भरा होता है। तो यहां पर नियॉन जो है मेरे प्यारे बच्चों ये अक्रिय गैस में आ जाएगा, ठीक है। नियॉन के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आर्गन भी हो जाएगा, याद रखिएगा आर्गन भी आपका अक्रिय गैस में आएगा, है ना। अगर मान लो नियॉन ऑप्शन नहीं है, आर्गन है, तो क्या करोगे, आर्गन भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका अगर हम परमाणु संख्या देखें तो इसका कितना हो जाता है 10 होता है, और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8, मतलब पूरा पूरा फुलफिल क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। आर्गन में भी अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों तो 18 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 8, 8 2 10 और 8 18, मतलब इसका भी घर क्या होगा, पूरा फुलफिल होगा। तो जिसका घर जो है पूरा फुलफिल होगा, मतलब जिसका अष्टक पूरा होगा, वो हमारा क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो केनाल जो है प्रोटॉन का किरण पुंज है बच्चों, याद रखिएगा। केनाल जो है किसका है, प्रोटॉन का है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल पर, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। क्या कह रहा है बच्चों कि एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे वो भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन दोनों में है। भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, समान परमाणु संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो जो समस्थानिक जो होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होती है। इसमें क्या होती है, परमाणु संख्या जो होती है समान होती है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों समभारिक, मैं लिखता हूं यहां पर, ठीक है। एक होता है समभारिक, और समभारिक में जो होता है इसमें द्रव्यमान की संख्या सेम होती है। क्या होती है, द्रव्यमान की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसमें द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन परमाणु संख्या अलग होता है, वो उसको हम लोग समभारिक कहेंगे। देखो भार बराबर है, द्रव्यमान बराबर है, ठीक है, समभारिक। और जिसमें क्या हो बच्चों, जिसमें क्या हो समस्थानिक उसको कहेंगे जिसमें परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग, समान हो लेकिन द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। कितना आसान सवाल है, इस सवाल को हम लोग कहते हैं बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल, है ना। लॉलीपॉप वाले सर लॉलीपॉप सवाल को लेकर आ गए हैं। जी हाँ भाई, सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो ये देखना है बच्चों कि कौन सा होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखे तो सोडियम जो है कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे सर 11 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8 और तीसरे कक्षा में 2 8 2 10 और 1 11, 2 8 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कहां पर है, 2 8 1 ऑप्शन नंबर 4 में। बाकी देखो कंफ्यूजन कराने के लिए देखिए 2 1 8 भी लिख देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। एक तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन 17 है, तो बताना है परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है बच्चों n और प्लस p। क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ देना है। तो न्यूट्रॉन 18 है और प्रोटॉन कितना है, 17 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। अगर द्रव्यमान निकालने बोलेगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है भाई। हाँ, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है, बताना है बच्चों। 0 होगा, 0 नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है। तो विस्थापन क्या होता है बच्चों, वह न्यूनतम दूरी, है ना, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो, है ना, जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन को समझो ऐसे, मान लो कि ये आपका घर है बच्चों, ठीक है। देखो विस्थापन अगर समझ जाओगे आज इस मेरे चीज से, तो आपको फिर कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। ये मान लो स्कूल है, ठीक है। आप क्या करते हो, आपका रोड ऐसे गया है, ठीक है। तो ये हमारा यहां से यहां सर आप चल करके गए, जो सर आप यहां से यहां सर स्कूल जाकर गए, तो कहीं ना कहीं ये एक दूरी है। क्या है, ये एक दूरी है। मान लो ये 5 है और ये भी 3 मीटर है, ठीक है। ये 5 किलोमीटर होगा या फिर ये 3 किलोमीटर होगा, या 5 मीटर या 3 मीटर, इस टाइप से समझ लो, ठीक है। अब हम आ गए इधर से, है ना, मास्टर जी इधर आ गया, मान लो हम आ गए बच्चों, हम आपको बोले कितना बुर्बक है, से जाता है,
इतना लेट नहीं होगा। एक काम करो ना, कच्चिया रास्ता तुम मार दो, यानी कच्चिया रास्ता है। क्या समझ में आया कि सर न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी इसी को हम विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? ये हमारा दूरी हो जाएगा, यहां से यहां तक चल कर जाएंगे तो, और ये न्यूनतम दूरी, इसको हम विस्थापन कहेंगे। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है? बहुत ही नजदीक है। समझ में आ रही बात? अब ऐसे समझो, तो यहां पर बोलेंगे सर हाँ सर, तब तो यहाँ पे मान लो कि 5 3 8 हो रहा था, मान लो यहाँ पर 6 किलोमीटर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ये 5 3 8 किलोमीटर पड़ रहा था, हमको 6 किलोमीटर पड़ रहा है, तो हम कहने से आएंगे, एनएस आएंगे। इसी को हम विस्थापन कहते हैं बच्चों। अब देखो ये जब वृत्ति, अब बोलेंगे कि इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहां पर शून्य होगा? नहीं होगा। तो हो भी तो सकता है शून्य। बोले सर कैसे? हाँ बच्चों ऐसे देखो, अगर मान लो सर्कल है और ये दौड़ रहा है बंदा, बंदा दौड़ रहा है, बंदा यहां से स्टार्ट किया था और जाकर यहीं पर जाके रुक गया, तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो गया, तो बताओ शून्य होगा कि नहीं होगा? विस्थापन शून्य होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर। तो ये होगा, शून्य हो भी सकता है, शून्य नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं बताएगा आपको, कोई ऐसा नहीं बताएगा, बस डायरेक्ट बोल देगा शून्य हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि शून्य क्यों हो सकता है? शून्य इसलिए हो सकता है विस्थापन कि आप घूम करके गए। अगर इसका विस्थापन पूछे तो ये शून्य हो सकता है, लेकिन अगर दूरी बात करें तो जितना दौड़ा है वो पूरा दूरी को हमको जोड़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी। ओडोमीटर क्या मापता है? देखो एक होता है बच्चों ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। यहां पे आपको बताना है कि ओडोमीटर क्या मापता है। ओडोमीटर मेजर, चाल, दूरी, समय, औसत चाल। तो ओडोमीटर जो मापता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या मापता है? वो मापता है आपको दूरी को मापता है, याद रखेंगे ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर एक होता है, स्पीडोमीटर। ये किसको मापता है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों चाल को मापता है। बोले सर इसको थोड़ा सा डेली लाइफ से यूज करके बताइए। प्यारे बच्चों आप गाड़ी चलाते हैं ना, हुर्र हुर्र गाड़ी चलाते हो, तो उसमें एक मीटर लगा होता है ना, उसमें एक मीटर लगा होता है गोल गोल, और यहाँ पे इस तरीके से होता है, ये एक कांटा होता है, कांटा ऐसे 20 के स्पीड, 30 के स्पीड, 40 के स्पीड ऐसे खड़ा होते जाएगा कांटा। वो हमारा क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है। क्यों? क्योंकि वो चाल को बताता है कि आप कितने स्पीड चल रहे हो। और एक जो होता है बच्चों की 45,000 चला हुआ है, 20,000 चला हुआ है, 30,000 चला हुआ है, ये दूरी को बताता है। तो उसमें स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों लगा होता है। तो ओडोमीटर दूरी को मापता है और स्पीडोमीटर हमारा चाल को मापता है कि आप कितने की स्पीड चल रहे हो। समझ में आ गया? हाँ सर ठीक है, दोनों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये सवाल बच्चों आप लोग लिख लो कहीं पर, ठीक है, लिख लो कहीं पर, इस सवाल को आपको कैसे सॉल्व करना है। अरे हो गया बस रुको। 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग जो है मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना है बच्चों। किस में करना है चेंज? मीटर पर सेकेंड में करना है। तो बस आपको एक नंबर याद रखना, 5/18 याद रखना, या फिर मेरे प्यारे बच्चों 18/5 याद रखना। बस यही दोनों नंबर को आप याद रखोगे ना तो ये जादू के जैसा बन जाएगा। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों ये किलोमीटर है और ये मीटर पर सेकेंड है। मुझे बताओ किलोमीटर बड़ा या मीटर पर सेकेंड? तो आप कहेंगे गुरुजी किलोमीटर बड़ा। अब किलोमीटर से हमको मीटर पर सेकंड की तरफ जाना है। किस में जाना है? मीटर मतलब छोटा की तरफ जाना है, तो हम 18 लेंगे। और अब बताओ इसमें कौन लेंगे? 5/18 18/5? तो भाई सर इसको में लेंगे हमको बड़ा से छोटा की तरफ जाना है, तो हमको छोटका से गुना करना पड़ेगा। छोटका से गुना करो, बड़का से डिवाइड कर दो, 18 कट जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 5 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर चौथा नंबर। समझ में आ गया? और जब आपको अगर यहां बोल देता कि 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करे, तब क्या करते? तब आप 18/5 से गुना कर देते, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद जो भी बोलेगा दुनियादारी सब खत्म। ठीक है, बस इतना ही याद रखना आपको, है ना। तो किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से गुना कर देना, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुना कर देना, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते बच्चों, अगला क्या दिया है? किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका क्या कहते हैं? तो उसको हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलो ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों, है ना? वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर देंगे। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना है आपको? अपना 10 गो दोस्त को भेज देना, है ना, अपना 10 महिला मित्र को या पुरुष मित्र को अपना भेज देना। चलो आगे देखते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? अरे भैया कितना आसान है, लोरी पॉप सवाल। न्यूटन जो है बल का मात्रक है भाई। न्यूटन जो है किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? बोले हाँ सर समझ में तो आ गया, है ना। कार्य का SI मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है, याद रखेंगे, है ना। अगर बात करें त्वरण का SI मात्रक क्या होता है तो बोल देना मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सॉरी। आगे देखते हैं। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? न्यूटन के
गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है? तो ये न्यूटन का पहला नियम मेरे प्यारे बच्चों, पहला नियम बल का परिभाषा देते हैं, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरा नियम जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करता है? सूत्र को देता है। ये क्या करता है? न्यूटन जो है बल का सूत्र को बताता है। ध्वनि तरंग की चाल, ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो ध्वनि जो है बच्चों, ध्वनि सबसे ज्यादा किस में चलता है? जो आवाज होता है किस में सबसे ज्यादा चलता है? ठोस में, द्रव में, गैस में। तो सबसे ज्यादा ध्वनि जो है ये ठोस में चलता है। किस में चलता है? ठोस में चलता है बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और निर्वात में जो है सबसे ज्यादा चाल होता है, याद रखेंगे। ध्वनि, श्रव्य ध्वनि का प्रास कितना होता है? देखो 3 तरीके का ध्वनि होता है, एक अश्रव्य, एक श्रव्य और एक पराश्रव्य, ठीक है। तो यहाँ पर श्रव्य जो बीच वाला पूछ रहा है, तो बीच वाला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। याद रखेंगे आप लोग, है ना, याद रखेंगे। 3 चीजें होती है, कहां लिख दूं सर? यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। एक होता है अश्रव्य, एक अश्रव्य, एक होता है आपका श्रव्य, है ना। अश्रव्य ध्वनि, ध्वनि लिख देते हैं, ठीक है, अश्रव्य ध्वनि, और एक होता है श्रव्य ध्वनि, और एक होता है प्राश्रव्य ध्वनि। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अश्रव्य ध्वनि जो होता है 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक। और श्रव्य ध्वनि जो होता है बच्चों ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक। इसको 20 के भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, 20,000 लिख दे या 20 के लिख दे, है ना। के को हम लोग 1000 से दिखाते हैं, जैसे कि भी देखते हैं ना कि 20,000 सब्सक्राइबर 20,000 हो गया, 20 के लिखता है ना, उसी तरीके से पराश्रव्य ध्वनि का जो होता है बच्चों ये 20 के से अधिक होता है, 20,000 से क्या होता है? अधिक होता है ना। ये 0 से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो तीनों को याद रखेगा। अश्रव्य ध्वनि वैसे जीव जंतु सुन सकते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये सब क्या सुनता है? अश्रव्य ध्वनि का, मतलब कि कम साउंड को भी सुन लेता है। जैसे करेंगे ना घर में, देखते हैं कैसे होता है कि टक से आवाज करता है, चूहा कैसे भाग जाता है, समझ में आ रहा है? तो ये अश्रव्य ध्वनि मतलब कि बहुत ही कम साउंड को वो सुन लेता है। श्रव्य ध्वनि हम मानव क्या है? श्रव्य ध्वनि को सुनते हैं। कुत्ता भी आपका श्रव्य ध्वनि में आ जाएगा, ठीक है। ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इतना ही। अगर हम लोग 20 हर्ट्ज से कम अगर कोई बोलेगा सुन ही नहीं पाएंगे, बोले काची बोल ली, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और अगर 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुन लेंगे तो हम बहरा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहरा हो जाएंगे। और पराश्रव्य ध्वनि जो है ये कहाँ यूज होता है बच्चों? तो ये होता है समुद्र की गहराइयों को मापने के लिए, है ना, पराश्रव्य। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं आवृत्ति और तरंग धैर्य वाले तरंग चाल भी में क्या संबंध है। तो संबंध अगर बात करें बच्चों, जैसे कि हमारे और आप में क्या संबंध है, तो हमारे और आप में स्टूडेंट और टीचर का संबंध है, वैसे यहाँ पर भी बराबर n × लैम्डा का संबंध है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कार्य का एसआई मात्रक, अभी जस्ट मैंने बताया काजू, है ना। कार्य का एसआई मात्रक जूल, जूल, याद रखेंगे। मैं 2-3 चीज को बताता हूं, ठीक है। एक याद रखिएगा काजू को, और एक याद रखिएगा शक्तिमान को। बोले सर ये क्या बात है सर? काजू का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि कार्य का एसआई मात्रक जूल, कार्य का एसआई मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और शक्तिमान का है, याद रखेंगे सर। बोले सर शक्तिमान क्या करता है? शक्ति का जो मात्रक हो जाएगा वो वाट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शक्तिमान सबका वाट लगा देता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से भी आप लोग इस चीज को याद रख सकते हैं। ओम किस का मात्रक है बच्चों? ठीक है, ये किसका मात्रक है? तो ये शक्ति का मात्रक है, याद रखेंगे। ये ओम किसका मात्रक है? तो याद रखेंगे प्रतिरोध का मात्रक है। अगर बात करें बच्चों एम्पियर जो है ये किसका मात्रक है? तो ये याद रखेगा धारा का मात्रक है। तो सबका हम लिखवा दिए ना, लिख लोगे? बोले सर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान कितना है? चलिए बताएंगे बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 6.67 10⁻11 न्यूटन/मीटर² पर kg²। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 वस्तुएं दी गई है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका द्रव्यमान भी दी गई है। 4 वस्तुएं क्या क्या दिया गया है? ध्यान दो कि सर P दिया है, Q दिया है, RS दिया गया है। और P का द्रव्यमान जो है 5 है, Q का द्रव्यमान 10 है, और R का द्रव्यमान 15 है, और S का द्रव्यमान 20 है, ठीक है। तो इतना हमारे पास क्या है? द्रव्यमान है। इसमें बोल रहा है सबसे ज्यादा जड़त्व किसका होगा? तो सबसे ज्यादा जड़त्व जो सबसे ज्यादा भारी होगा। तो देखो सबसे ज्यादा भारी कौन है? 15 kg, 20 kg, 20 kg वाला ज्यादा भारी है, और ये क्या है? S का नाम, तो S हो जाएगा आंसर। अगर बोलता कि सबसे कम जड़त्व किसका होगा, तो जो सबसे वो कम भारी है 5 kg, 5 kg वाला कौन था? P वस्तु था, तो P हो जाता आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है बच्चों कि निम्न में कौन सही है?
सही पूछ रहा है, इसमें गलत नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा सही है। तो बताना है ये 3-4 को सूत्र लिखा है, बताना है कि कौन सा सही है। तो हम लोगों एक याद किए थे बच्चों, इसमें अगर देखें तो ये सही हो जाएगा। ए सर क्या हो गया ये, ए विनोद, हाँ देखो ये पहला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखो हम लोग ऐसे याद किए थे कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही था ना, हम लोग इसी चीज को याद किए थे, 3 सूत्र को याद रखे थे। एक ऐसे भी याद किए थे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसे भी याद किए थे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका 3 सूत्र होता है ना गति का, तो वही तीनों सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, बढ़िया से याद करना। अब देखो यहाँ पर वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस में है, तो बोले सर ये कैसे सही हो गया जब हम लोग वो याद किए थे। अरे बाबू यू स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, बड़ा आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है, याद रखेंगे। आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है ये हमारा लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखेंगे, है ना। ये कोशिका द्रव में पाया जाता है लाइसोसोम, और ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, है ना। और एक मेरे प्यारे बच्चों ये भी याद रखेगा, बिजली घर, क्या हमने बोला कि बिजली घर किसे कहा जाता है, बिजली घर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी कहते हैं, इसको ऊर्जा घर भी कहते हैं, याद रखेंगे। कोशिका का खोज कौन किया था बाबू, कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक, है ना। कोशिका का खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक किया था। कब किया था बच्चों, तो याद रखिएगा 1665 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था रॉबर्ट हुक। आगे बढ़ते हैं, जीन बने होते हैं, तो जीन किसके बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं, भूत के। जीन जो बने होते हैं बच्चों ये डीएनए के खंड से, किसके बने होते हैं, डीएनए के खंड से बने होते हैं। क्लियर है, चलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, रंगीन प्लेसिड्स को क्या कहते हैं, तो रंगीन प्लेसिड्स को क्या कहते हैं ये बताना बच्चों, जल्दी से बताएंगे आप कि 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं, बताएंगे इसका आंसर। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्रोमोप्लास्ट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। रक्त क्या है, तो रक्त बताना है तरल संयोजित उत्तक, अस्थायी उत्तक, वसीय उत्तक, हरित लवक। ये होगा तरल संयोजी उत्तक, क्या हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रतौंधी कैसा रोग है, तो रतौंधी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये किसकी कमी से होती है बताना है, आनुवांशिक रोग है, या फिर हार्मोन की गड़बड़ी से उत्पन्न रोग है, कुपोषण से रोग है, या विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी होता है बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। आंख की बीमारी जो भी हो वो हमारे क्या हो जाएगा, विटामिन ए के। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है बच्चों, याद रखेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है लैक्टस, सेलुलोज, सुब्रीन, लिग्निन। तो कॉर्क कोशिका में हमारा सुब्रीन पाया जाता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कौन बनाता है, तो शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक कौन बनाता है, संवेदी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक। तो शरीर के बाहरी और भीतरी जो है ये आपका एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा, इसका राइट उत्तर, ठीक है। क्या हो जाएगा, अरे सर एपिथेलियम उत्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनीमिया नामक बीमारी किस रोग की कमी से होती है, तो ये हमारा आयरन की कमी से। एनीमिया रोग जो है ये हमारा किसकी कमी से होती है, आयरन की कमी से होती है, याद रखेंगे। अच्छा घेंघा रोग जो है मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा, घेंघा रोग किसकी कमी से होती है, तो ये आयोडीन की कमी से होती है। चलिए, एक दीर्घकालिक रोग है, दीर्घकालिक मतलब बच्चों की जो ज्यादा लंबे समय तक होता है, तो बताना है यहाँ पर मलेरिया नहीं, मलेरिया ज्यादा समय तक नहीं होता है, एक्जिमा, जुकाम, हैजा। तो इसमें अगर बात करें तो एक्जिमा जो होता है बच्चों ये लंबे समय तक चलता है। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का संबंध किससे है, तो समुद्र तल के उठने से, ओजोन परत के अपक्षय से, वर्षा से, चक्रवात से। तो समुद्र तल के उठने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ने का एक मात्रा बनता है। पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो जैव रसायन कहते हैं, चट्टान कहते हैं, फल कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। बताएंगे बच्चों 38 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा। तो जिन पौधों में पदार्थों का संश्लेषण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं, बायोकेमिकल कहते हैं। मलेरिया का रोगवाहक, मलेरिया का रोगवाहक क्या है, मक्खी, मच्छर, अरे भाई मच्छर, मलेरिया कहते हैं ना मच्छर से फैलता है। चलिए अब ये हमारे पास रहा लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल से मैं पहले बच्चों आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को झारखंड के जैक बोर्ड के जितने भी बच्चे होंगे जो क्लास 9th में होंगे, ठीक है, उन लोगों तक, सभी बंदों तक, सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। ये आप पे हम जिम्मेवारी छोड़ते हैं। देखो जितना ज्यादा हमारे पास, हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग का 9th का बन चुका है, ठीक है, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे कमेंट बॉक्स में पिन किया होगा वो व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे आप लोग क्लिक करके और ऊपर फॉलो का ऑप्शन दबा दीजिएगा। तो वहां पर झारखंड के जितने भी बच्चे जैक बोर्ड के क्लास 9th के होंगे, चाहे 3 लाख चाहे 2 लाख, वो सारे के सारे एक बैच में एक व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएंगे।
ठीक है, जिससे क्या होगा, हम लोग को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा कि हर बच्चे से हम लोग क्या करेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे कि हाँ ये 9th के बच्चे, ये हमारे क्या है, हमारे बैच के बच्चे हैं, हमारे क्लास के बच्चे हैं, ऐसा है ना। तो आप लोग जुड़ जाइएगा। और प्यारे बच्चों, शेयर करने में आपको कंजूसी नहीं करना है। शेयर अपना 10-10 बच्चों को, 5-5 बच्चों को शेयर कर दो, ठीक है, गर्दा उड़ा दो, एकदम धुआं कर दो, ठीक है। ऐसे ही पढ़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, एक कमेंट बॉक्स में एकदम प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना है। अगर वो लिखोगे वो हमारे मोटिवेशन का काम करेगा और फिर आप लोगों के लिए वीडियो पर वीडियो पे वीडियो आएगा पूरा गर्दा उड़ा के। चलो लास्ट सवाल देखते हैं। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन एवं विकास के लिए करता है कहलाते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वे प्राकृतिक पदार्थ। प्राकृतिक पदार्थ तो प्राकृतिक संपदा हो जाएगा, जो नेचुरल रिसोर्स है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को हम क्या होता है, जो हम मनुष्य क्या करते हैं, उसका उपयोग करके अपने जीवन यापन को सही करते हैं, जीवन यापन उसके गुजारा करते हैं, ये प्राकृतिक संपदा। जैसे मेरे प्यारे जो पानी हो गया, सूरज हो गया, है ना, फल फसल, वो सब क्या है, प्राकृतिक की चीजें हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 40 में से आप लोग कितना उत्तर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी किए हैं, ठीक है। मैं आज देख लूंगा कि आप लोग कहां तक पढ़े हो, कहां तक पानी में हो, ठीक है, क्लियर। चलो अब बच्चों, अब हम आज का क्लास यहीं पेंड करते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, और आप लोग एक चीज और आप लोग देख लो कि हमारा ऐप भी आ चुका है ना। हमारा ऐप पे क्लासेस चलती है 10th का, ठीक है। अभी 9th का तो नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं साफ साफ कहता हूं कि 9th का क्लासेस नहीं चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट बार से नेक्स्ट 9th का चलेगा। लेकिन आप लोग कहाँ चले जाओगे, 10th में चले जाओगे। तो 10th का बैच है ना, आप लोग का स्टार्ट बहुत ही जल्द हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल पर आप जुड़ जाएंगे, वहां पे आपको अपडेट दे दिया जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं।